Pema Ji Khandu, Honorable Member of Parliament Manipur, Shri Alfred Kangam Arthur, Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi, Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, मेजर बाब खातिंग के फैमिली मेंबर्स, उनके सुपुत्र श्री जान खातिंग और डारलैंड मिस्टर डारलैंड खातिंग, आप दोनों लोग कहाँ पर हैं मौजूद? अच्छा, प्लीज जरा एक बार खड़े हो जाएं, सब लोग देखकर आपका स्वागत करेंगे। फैमिली मेंबर्स दोनों लोग, बहुत अच्छा। यहां मौजूद सभी ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज असम राइफल्स और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन द्वारा यह आयोजित मेजर बॉब खातिंग मेमोरियल लेक्चर में आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं आप सभी को और खासकर इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और यूएसआई को इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, आप सबके समक्ष कुछ भी कहने से पहले मैं इस मंच से भारत माता के महान सपूत मेजर बॉब खातिंग का स्मरण करते हुए उनकी वीरता को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मुझे याद है कि बीते वर्ष अक्टूबर महीने में दीपावली और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुझे तवांग में निर्मित मेजर रॉलिंग नाव बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ वेलर को वर्चुअली इनॉग्रेट करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जैसा हमारे पेमा खांडू जी ने बतलाया कि वर्चुअली इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने के कारण लाख प्रयत्नों के बावजूद मैं वहां नहीं पहुंच पाया था। और ऐसा कई बार होता है जब उन एरियाज में आपको खराब मौसम की वजह से कहीं नीचे रुकना ही पड़ता है। ऐसे में मैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के निवासियों की जिजीविषा, उनके साहस को मैं नमन करता हूं, जो अनेक मुश्किलात के बावजूद कभी भी रुकते नहीं हैं और अपनी जिंदगी के पहिए को समाज और राष्ट्र के लिए लगातार उसके लिए आगे बढ़ाते ही रहते हैं। मैंने उस समय म्यूजियम को तो वर्चुअली इनॉग्रेट कर दिया, पर वहीं मैंने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा जी खांडू से बात की और वहां के उपस्थित अधिकारियों को भी कहा, और मैंने पेमा खांडू जी से भी अनुरोध किया कि मेजर बॉब खातिंग केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के ही हीरो नहीं हैं, वे हमारे पूरे राष्ट्र के एक हीरो हैं और भारत माता की इस वीर सपूत से पूरे देश को परिचित होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। और उनको समर्पित एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में भी आयोजित होना चाहिए। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज फिर से आप सभी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। यह सारी चीजें यह बताती हैं कि भारत अब अपने उन अनसंग हीरोज को वह उचित स्थान दे रहा है जो स्थान उन्हें इतिहास में नहीं मिल पाया। साथियों, चाहे युद्ध के मैदान में अपना शौर्य दिखाना हो या फिर डिप्लोमेसी के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाना हो, मेजर बॉब खातिंग ने अपने कार्यों से भारत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और हम सब जानते हैं कि यह मेजर खातिंग के ही डिप्लोमेटिक स्किल का परिणाम था जिसने तवांग को भारत का अटूट हिस्सा बनाया। न सिर्फ तवांग बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंटीग्रेट, डेवलप और रीबिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक राष्ट्र के रूप में भारत को एक सूत्र में बांधने में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसी अनेक विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। आधुनिक काल में भी अंग्रेजों के जाने के बाद भारत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय जो काम राष्ट्रीय स्तर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, मेजर बॉब खातिंग ने वह काम नॉर्थ ईस्ट रीजन में करते हुए
राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, मेजर बाब खानतिंग उन महान विभूतियों में से एक रहे हैं जिनके चिंतन में स्वयं से पहले राष्ट्र आता था। उन्होंने राष्ट्र को सदैव अपने से ऊपर देखा। किसी भी राष्ट्र का चरित्र कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है और उसका भविष्य कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र के लोगों का चिंतन कैसा है, उस राष्ट्र की चिंतन की परंपरा कैसी है। यहां चिंतन परंपरा से मेरा तात्पर्य यह है कि उस राष्ट्र के लोग अपनी भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं। उस राष्ट्र के लोग अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति तथा अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं। ये सारी चीजें किसी भी देश की चिंतन परंपरा में ही आती हैं। और भारत इस मामले में सौभाग्यशाली रहा है कि हमारे पास हर समय, हर युग में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने से भी ऊपर इस देश को प्राथमिकता दी है। मेजर बाब खानतिंग भी उनमें से एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता उनके चिंतन का सबसे प्रमुख अंग रही है। साथियों, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में हमें कई सारे आदर्श देखने को मिलते हैं। यह आदर्श ही है जो इन विभूतियों को हमसे जोड़े रखते हैं और उन्हें हमारे भीतर जिंदा रखते हैं। ऐसे में हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और उन पर चलने की अपनी तरफ से हम भरपूर कोशिश भी करें। मेजर बाब खानतिंग की जीवन यात्रा क्या यदि मैं आकलन करूं तो मुझे लगता है कि एक सरकार के रूप में हमने उनके कई आदर्शों को आत्मसात भी किया है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। मेजर बाब खानतिंग के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बड़ी कुशलता से तवांग के इंटीग्रेशन को अंजाम दिया था। और इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह कि इंटीग्रेशन का वह पूरा कार्य बिना एक भी गोली चले हो गया था। हम सब जानते हैं कि तवांग भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाली उस धरती का भारत में इंटीग्रेशन भी बाब खानतिंग ने अहिंसा के दम पर ही किया। इतने बड़े क्षेत्र को, इतने इंपॉर्टेंट क्षेत्र को बिना किसी हिंसा के भारत में शामिल कर देना कोई यह छोटी बात नहीं है। अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय किया। और आर्टिकल 370 भारत के पूर्ण इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ी बाधा थी। सारा देश इस बात से अच्छी तरह अवगत है। हमने उस बाधा को दूर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस प्रयास के दौरान कहीं एक भी गोली नहीं चली, कहीं किसी नुकसान की भी कोई खबर नहीं आई है। और यह बड़ी बात है। हमने सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर पूरी सुरक्षा के साथ, बेहद शांति के साथ इस कार्य को संपन्न किया है। मेजर बाब खानतिंग ने हम सबको यह बताया कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता हम सबके लिए पैरामाउंट होना चाहिए। हमने उनके इस आदर्श को आत्मसात किया और आज परिणाम हमारे सामने है। आज भारत एक नए रूप में हमारे सामने है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि यह तो बस एक शुरुआत भर है। मेजर बाब खानतिंग के दिखाए गए रास्ते पर तो अभी हमें चलना शुरू भर किया है। अभी तो हमें आगे लंबा जाना है और दूर तक जाना है। साथियों, मेजर बाब खानतिंग अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफिशिएंसी के लिए भी जाने जाते थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई पदों पर
अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। उस दौरान उन्होंने जो स्टेप्स लिए वो आज तक हमें गाइड कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल के गठन में भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा नागालैंड आर्म पुलिस का गठन करके भी उन्होंने उस रीजन में पीस स्टैब्लिश किया और जनता तथा सरकार के बीच की दूरी को मिटाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने कई रिफॉर्म्स की भी शुरुआत की थी। एक सरकार के रूप में हमने भी मेजर बाब खातिंग से उनके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के गुणों को सीखा है। हमारी सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के प्रयासों के माध्यम से हमने जनता और सरकार के बीच की दूरी को जिस हद तक मिनिमाइज कर सकते थे वो करने की कोशिश की है। डिजिटल इंडिया और जैम ट्रिनिटी के माध्यम से आज एडमिनिस्ट्रेशन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पीपल ओरिएंटेड हुआ है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के इंस्पिरेशन में कहीं न कहीं मेजर बाब खातिंग के आदर्श भी शामिल हैं। साथियों, इन सब के अलावा डिप्लोमेसी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें मेजर बाब खातिंग ने कई बड़े कार्यों को अंजाम दिया है। म्यांमार में इंडियन एम्बेसडर रहते हुए उन्होंने डिप्लोमेसी के नए स्टैंडर्ड्स भी सेट किए हैं। यदि उनके इस गुण से सीखने की बात की जाए तो हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी में भी आपको मेजर बाब खातिंग की छाप स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगी। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो अनसर्टेनिटी चल रही हैं उनके बीच भारत अपनी हार्ड पावर और अपनी सॉफ्ट पावर के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी भी निर्धारित कर रहा है। इस दुनिया में भारत ने जिस तरह से अपनी पोजीशन को मजबूती के साथ स्थापित किया है वह हम सबका सीना चौड़ा कर देने वाला है। आज यह बात पूरी दुनिया अनुभव कर रही है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। आज एक नया, एक सशक्त और एक संगठित भारत उभर कर दुनिया के सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत आज बनी है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं यह मेजर बाब खातिंग के आदर्शों से ही यह प्रेरित है। साथियों, इंटीग्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी के अलावा भी कई सारे ऐसे वर्च्यूज हैं जिनको हमने मेजर बाब खातिंग से सीखा है। इनमें से एक वर्च्यू या मैं कहूं भावना का जिक्र आपसे करना चाहूंगा और वह भावना है संगठन की भावना, सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, यह बाब खातिंग की संगठन शक्ति का ही परिणाम था कि उन्होंने तवांग और ट्वेंसांग जैसे क्षेत्रों को भारत में मिलाया। उन्होंने हम सबको संगठन की शक्ति का एहसास कराया। आज भी जब हमारे सामने तरह तरह की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं तो हमने एक बार फिर से संगठन की शक्ति को स्वीकार किया है और उसे अपनाने की ओर आगे भी बढ़े हैं। हमने यह समझा है कि यदि हमें अपने राष्ट्र को, अपने समाज को बचाना है तो इसके लिए हमें संगठित रहना ही होगा। और हमने यह समझा है कि यदि हमें अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के मूल्यों को बचाना है तो इसके लिए भी हमें संगठित होना ही होगा। हमने यह समझा है कि हमें भारत को 2047 तक एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए भी हमें संगठित होना ही होगा। और साथियों, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज पूरा भारत संगठित होकर नई नई ऊंचाइयां छूने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि मेजर बाब खातिंग की जन्मस्थली, कर्मस्थली और तपस्थली यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन
अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की इस यात्रा में कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम उसके इस कंट्रीब्यूशन को और अधिक बढ़ाने की ओर काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब भारत के नक्शे से भली भांति परिचित हैं। यदि आप भारत के नक्शे को एक मानव शरीर के रूप मानकर देखें तो गुजरात से अरुणाचल तक का जो हिस्सा है वह अपनी चौड़ाई के कारण शरीर के ब्रॉड सोल्जर की तरह दिखता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का वही सोल्जर है और अगर सोल्जर मजबूत होगा तभी हमारा शरीर भी मजबूत भार उठा पाएगा। भारत रूपी शरीर के विकास के लिए उसका नॉर्थ ईस्ट रीजन रूपी सोल्जर मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमारी सरकार ने उस रीजन में डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी है। यदि मैं कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के नाम गिनाऊं तो आप सब असम के तेजपुर को अरुणाचल के तवांग से जोड़ने वाली 13,000 फीट पर बनी सेला टनल के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। यह टनल नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करेगी। यानी जिस तवांग को मेजर बाब खातिंग ने भारत में इंटीग्रेट किया था, उस तवांग को हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों के और करीब लाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवेज की शुरुआत भी पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, स्पेशली बॉर्डर एरियाज को यूनाइट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और लगभग 2000 किलोमीटर लंबा यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और एक तरह से कहें तो भारत के लिए किसी स्ट्रेटेजिक एसेट से कम नहीं है। यह पूरे रीजन के लिए इकोनॉमिक एसेट का भी काम करेगा। साथियों, रोड्स के थ्रू और ब्रिजेज के थ्रू भी हमारी सरकार ने न सिर्फ प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को कम किया है बल्कि दिलों के बीच की दूरियों को भी मिटाने में काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ही परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और आज वहां पर हिंसक घटनाओं में भी काफी हद तक पहले के कंपैरिजन में कमी आई है। इन सब प्रयासों के ऐसे परिणाम हमारे सामने हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैं कहीं देख रहा था कि अमेरिका के एक फेमस डेली न्यूयॉर्क टाइम्स ने 52 प्लेसेस टू विजिट इन 2025 की एक महत्वपूर्ण लिस्ट निकाली है। इसमें उसने विभिन्न पैरामीटर्स पर ऐसे विजिटिंग प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है जो दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता भी होगी, गर्व की अनुभूति होगी कि हमारे असम को इस लिस्ट में टॉप 4th नंबर पर जगह दी गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज हम सब जब भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाते हैं तो वहां की सुंदरता को देखकर स्वाभाविक रूप से कोई भी मोहित होता है, लेकिन इतने सुंदर प्रदेश को भारत में शामिल करने में जिन लोगों का योगदान रहा है उन लोगों को कहीं न कहीं भुला दिया गया था। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आयोजन हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर देते हैं कि हम उनका स्मरण करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करें। साथियों, आज का दिन मेजर बाब खातिंग को तो याद करने का दिन है, साथ ही साथ उनके बताए गए आदर्शों पर चलने के संकल्प को दोहराने का भी यह दिन है। हमें यह प्रण लेना होगा कि हम राष्ट्र को स्वयं से हमेशा ऊपर रखेंगे। हमें यह प्रण लेना होगा कि हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हमें यह प्रण लेना होगा कि हम निर्भीक होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे और हमें यह प्रण लेना होगा कि हम हमेशा संगठित रहेंगे। यही ऐसे आयोजनों की मैं समझता हूं सबसे बड़ी कामयाबी होगी, सबसे बड़ी सफलता होगी। हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर होली में अबीर और गुलाब के साथ साथ देश में राष्ट्र प्रेम के रंग उड़े। हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं
जहां दीपावली में दीपों के प्रकाश के साथ साथ देश प्रेम का प्रकाश फैले, हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जहां पर ईद की सेवइयों से केसर के साथ साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण की खुशबू भी आए। साथियों, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसके लिए मेजर बाब खातिंग साहब ने जीवन पर्यंत काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमाजी खांडू, मैंने मेजर बाब खातिंग साहब को जिस तरीके से वहाँ पर स्टैच्यू का निर्माण कराया है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से लोगों को जब भी अरुणाचल जाएं तो निश्चित रूप से उसे देखना चाहिए। इसके लिए भी मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और उनकी सरकार का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी, इस प्रेरणापूर्वक संबोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर भारतीय सेना, असम राइफल्स और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से इस कार्यक्रम में आपका शामिल होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। Sri Pemaji Khandu, Honorable Member of Parliament Manipur, Sri Alfred Kangam Arthur, Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi, Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, मेजर बाब खातिंग के फैमिली मेंबर्स, उनके सुपुत्र श्री जान खातिंग और मिस्टर डारलैंड खातिंग, आप दोनों लोग कहाँ पर हैं मौजूद? अच्छा, प्लीज जरा एक बार खड़े हो जाएं, सब लोग देखकर आपका स्वागत करेंगे। फैमिली मेंबर्स दोनों लोग, बहुत अच्छा। यहां मौजूद सभी ऑफिसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज असम राइफल्स और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन द्वारा यह आयोजित मेजर बॉब खातिंग मेमोरियल लेक्चर में आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं आप सभी को और खासकर इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और यूएसआई को इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, आप सबके समक्ष कुछ भी कहने से पहले मैं इस मंच से भारत माता के महान सपूत मेजर बाब खातिंग का स्मरण करते हुए उनकी वीरता को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मुझे याद है कि बीते वर्ष अक्टूबर महीने में दीपावली और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुझे तवांग में निर्मित मेजर रॉलिंग नाव बाब खातिंग म्यूजियम ऑफ वेलर को वर्चुअली इनॉग्रेट करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जैसा हमारे पेमा खांडू जी ने बतलाया कि वर्चुअली इसलिए क्योंकि मौसम खराब होने के कारण लाख प्रयत्नों के बावजूद मैं वहां नहीं पहुंच पाया था। और ऐसा कई बार होता है जब उन एरियाज में आपको खराब मौसम की वजह से कहीं नीचे रुकना ही पड़ता है। ऐसे में मैं हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के निवासियों की जिजीविषा, उनके साहस को मैं नमन करता हूं, जो अनेक मुश्किलात के बावजूद कभी भी रुकते नहीं हैं और अपनी जिंदगी के पहिए को समाज और राष्ट्र के लिए लगातार उसके लिए आगे बढ़ाते ही रहते हैं। मैंने उस समय म्यूजियम को तो वर्चुअली इनॉग्रेट कर दिया, पर वहीं मैंने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमाजी खांडू से बात की और वहां के उपस्थित अधिकारियों को भी कहा, और मैंने पेमा खांडू जी से भी अनुरोध किया कि मेजर बाब खातिंग केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के ही हीरो नहीं हैं, वे हमारे पूरे राष्ट्र के एक हीरो हैं और भारत माता की इस वीर सपूत से पूरे देश को परिचित होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। और उनको समर्पित एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में भी आयोजित होना चाहिए।
और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज फिर से आप सभी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। यह सारी चीजें यह बताती हैं कि भारत अब अपने उन अनसंग हीरोज को वह उचित स्थान दे रहा है जो स्थान उन्हें इतिहास में नहीं मिल पाया। साथियों, चाहे युद्ध के मैदान में अपना शौर्य दिखाना हो या फिर डिप्लोमेसी के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाना हो, मेजर बाब खातिंग ने अपने कार्यों से भारत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और हम सब जानते हैं कि यह मेजर खातिंग के ही डिप्लोमेटिक स्किल का परिणाम था जिसने तवांग को भारत का अटूट हिस्सा बनाया। न सिर्फ तवांग बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंटीग्रेट, डेवलप और रीबिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक राष्ट्र के रूप में भारत को एक सूत्र में बांधने में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसी अनेक विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। आधुनिक काल में भी अंग्रेजों के जाने के बाद भारत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। उस समय जो काम राष्ट्रीय स्तर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, मेजर बाब खातिंग ने वह काम नॉर्थ ईस्ट रीजन में करते हुए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, मेजर बाब खातिंग उन महान विभूतियों में से एक रहे हैं जिनके चिंतन में स्वयं से पहले राष्ट्र आता था। उन्होंने राष्ट्र को सदैव अपने से ऊपर देखा। किसी भी राष्ट्र का चरित्र कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है और उसका भविष्य कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र के लोगों का चिंतन कैसा है, उस राष्ट्र की चिंतन की परंपरा कैसी है। यहां चिंतन परंपरा से मेरा तात्पर्य यह है कि उस राष्ट्र के लोग अपनी भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं। उस राष्ट्र के लोग अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति तथा अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति किस प्रकार की सोच रखते हैं। ये सारी चीजें किसी भी देश की चिंतन परंपरा में ही आती हैं। और भारत इस मामले में सौभाग्यशाली रहा है कि हमारे पास हर समय, हर युग में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने से भी ऊपर इस देश को प्राथमिकता दी है। मेजर बाब खातिंग भी उनमें से एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता उनके चिंतन का सबसे प्रमुख अंग रही है। साथियों, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में हमें कई सारे आदर्श देखने को मिलते हैं। यह आदर्श ही है जो इन विभूतियों को हमसे जोड़े रखते हैं और उन्हें हमारे भीतर जिंदा रखते हैं। ऐसे में हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और उन पर चलने की अपनी तरफ से हम भरपूर कोशिश भी करें। मेजर बाब खातिंग की जीवन यात्रा क्या यदि मैं आकलन करूं तो मुझे लगता है कि एक सरकार के रूप में हमने उनके कई आदर्शों को आत्मसात भी किया है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। मेजर बाब खातिंग के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बड़ी कुशलता से तवांग के इंटीग्रेशन को अंजाम दिया था। और इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह कि इंटीग्रेशन का वह पूरा कार्य बिना एक भी गोली चले हो गया था। हम सब जानते हैं कि तवांग भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाली उस धरती का भारत में इंटीग्रेशन भी बाब खातिंग ने अहिंसा के दम पर ही किया। इतने बड़े क्षेत्र को, इतने इंपॉर्टेंट क्षेत्र को बिना किसी हिंसा के भारत में शामिल कर देना कोई यह छोटी बात नहीं है। अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने
जम्मू और कश्मीर का भारत ने पूर्ण विलय किया और आर्टिकल 370 भारत के